अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद उमर रांझा। एक और टॉपिक, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी ने इंसानियत के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी है, इसके ऊपर ये टॉपिक है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। बेसिकली ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एफएससी बुक 1 का ये लास्ट टॉपिक भी है। बायोलॉजी ने इंसान को किन मुहाज़ों पर, किन फ्रंट्स के ऊपर खिदमत की है, इस टॉपिक में हम वो देखेंगे। हम देखेंगे कि बायोलॉजी ने 3 फ्रंट्स के ऊपर इंसान की बहुत हेल्प की है। उनमें से सबसे पहला है इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे कम्बैटिंग डिजीज़ या कंट्रोलिंग डिजीज़ या कंट्रोल ऑफ डिजीज़, और तीसरे नंबर पे प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में करेंगे। लेंथी टॉपिक है, हम इन डिटेल जाएंगे। पहले पार्ट में हम करेंगे ये टॉपिक का शुरुआती पार्ट, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन में बायोलॉजी ने किस तरीके से इंसान के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड में हमने देखा कि बायोलॉजी ने 3 फ्रंट्स के ऊपर इंसान की बहुत हेल्प की है, इंसान के लिए बहुत बेहतरी लाई है। एक, इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। दूसरा, बायोलॉजी ने इंसान के लिए क्या बेहतरी की है, कम्बैटिंग डिजीज़, बीमारी के ख़िलाफ़ कंट्रोल जो है, कम्बैट का मतलब होता है फाइट अगेंस्ट, लड़ना किसी चीज़ से। और तीसरे नंबर पे बायोलॉजी ने इंसान को प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में इंसान की बहुत हेल्प की है, ऑफ एनवायरनमेंट। ये 3 फ्रंट्स हैं जहाँ पर बायोलॉजी ने इंसान के लिए बहुत सारे खदमात सर अंजाम दी है। इनमें से जो फर्स्ट वन है वो हमारे इस लेक्चर में, और अगले 2 टॉपिक्स अगले लेक्चर का हिस्सा होंगे। इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। बायोलॉजी ने फूड डिपार्टमेंट के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया है। इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल के रख दिया, इंसान का तर्ज ज़िंदगी बदल के रख दिया है। कैसे? बायोलॉजी ने जो प्लांट्स की नॉन वेराइटीज़ थी, जो एग्जिस्टिंग, जो पहले से वेराइटीज़ मौजूद थी, उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और न्यू वेराइटीज़ पैदा की हैं। न्यू वेराइटीज़ जो बायोलॉजी ने पैदा की है इंसान के लिए, उनमें 2 ख़ास बातें शामिल हैं। एक तो ये कि उनकी यील्ड बेहतर होती है, वो ज़्यादा पैदावार देती हैं, और दूसरी चीज़ वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट भी होती हैं, उनको बीमारियां नहीं लगती हैं। तो बायोलॉजी ने ये सब कैसे किया है? बायोलॉजी ने मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ करके इंसान के लिए ये चीज़ें पैदा की हैं। उनमें सबसे पहला जो मेथड है वो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये मेथड बहुत पुराना है, बहुत कदीम से यूज़ होता चला आ रहा है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या है, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, उनमें दोनों में कोई अलग अलग किस्म के करैक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत अच्छे हैं। उन दोनों की ब्रीडिंग से एक नई वैरायटी पैदा कर ली जाती है, एक नई तरह का जानदार पैदा कर लिया जाता है, जिसमें उन दोनों पेरेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में हमारे पास बहुत एक मशहूर एग्ज़ाम्पल है नीली रावी भैंस। एक नीली नस्ल की भैंस थी, एक रावी नस्ल की भैंस थी। एक भैंस का दूध ज़्यादा था, एक में प्रोटीन की मिकदार यानी गोश्त ज़्यादा होता था। तो दोनों की ब्रीडिंग से एक नई नस्ल पैदा हुई जिसको नीली रावी भैंस कहते हैं, जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, मिल्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है और मीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के मेथड को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजी ने इंसान के लिए वीट की कई वैरायटीज़ पैदा की हैं, राइस यानी चावल, गंदम, चावल, कॉर्न, मकई की बहुत सारी वैरायटीज़ पैदा की हैं। इसी तरीके से पोल्ट्री, ये जो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर इनकलाब पैदा हुआ है, ब्रायलर्स हैं, लेयर्स हैं। ये जो ब्रायलर्स हैं ये क्विक और चीप वाइट मीट पैदा करती हैं, बड़ा तेज़ी से 40 दिन में मुर्गा तैयार हो जाता है और सस्ता भी होता है। इसी तरीके से शीप्स की नई नई वैरायटीज़ पैदा की हैं, काउज़ की नई नई वैरायटीज़ पैदा की है। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग के मरहून मन्नत हुआ है। इसके बाद सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद बायोलॉजी ने इंसान की खिदमत की है जेनेटिक इंजीनियरिंग के तरीके से। व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग? पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी की एक सब ब्रांच है जेनेटिक इंजीनियरिंग। लफ्ज़ जेनेटिक का मतलब जीन्स, इंजीनियरिंग का मतलब यूज़, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स
फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो ज़रूरत की जीन्स होती हैं, जो डिज़ायर्ड जीन्स होती हैं, उनको रिमूव करके उनके ऑर्गेनिज्म जिसमें वो मौजूद हैं वहाँ से रिमूव करके उनको प्लांट्स में भी इंसर्ट या इनकारपोरेट किया जा सकता है, एनिमल सेल्स में इनकारपोरेट किया जा सकता है, बैक्टीरियल सेल्स में भी इनकारपोरेट किया जा सकता है। इस तरीके से ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हमारे यहाँ टॉपिक में चूँकि प्लांट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हम फूड प्रोडक्शन या क्रॉप्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर कोई फॉरेन जीन इंसर्ट या इनकारपोरेट की गई हो, ऐसे प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। ट्रांस का मतलब चेंज्ड, जेनिक मीन जीन्स। द प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकारपोरेटेड, इंट्रोड्यूस्ड और एडेड इनटू देयर सेल्स आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से बहुत बेहतर होते हैं, बेहतर प्रोडक्शन देते हैं और डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होते हैं। एक और मेथड जिससे बायोलॉजी ने इंसान की बहुत ज़्यादा हेल्प की है या जिससे क्रॉप्स और फूड प्रोडक्शन बेहतर हुई है वो है क्लोनिंग। व्हाट इज़ क्लोनिंग? क्लोन्स पैदा करना। व्हाट आर क्लोन्स? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ को क्लोन्स कहते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ये किस चीज़ की कॉपीज़ होती हैं? ये सेल्स की हो सकती हैं, ये ऑर्गेनिजम्स की हो सकती हैं, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो व्हाट इज़ क्लोनिंग? अ मेथड इन विच जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जो कि जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, जिनके अंदर जीन्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, उनके जीन्स 100% एक जैसे होते हैं। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ सेल्स, एक सेल से ज़्यादा सेल्स भी बनाए जा सकते हैं क्लोनिंग से, एक ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म भी बनाए जा सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड क्लोनिंग। द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स। व्हाट आर क्लोन्स? द जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेल्स और ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाई asexual reproduction are called clones, and the way of production of clones is called as cloning। एक और तरीका यानी क्लोनिंग के ज़रिए बहुत सारे नए वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स और फूड्स और क्रॉप्स पैदा की गई है, जिससे बेहतर जो है वो यील्ड पैदा हुई है। इसके बाद एक और तरीका जिसको कहते हैं टिशू कल्चर टेक्निक। टिशू कल्चर टेक्निक। टेक्निक का मतलब होता है तरीकाकार, मेथड, और कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम। टू ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम का दूसरा मतलब टू ग्रो इन लैब, किसी चीज़ को लेबॉर्ट्री में ग्रो करना, कल्चर करना टिश्यूज़ को। अब ये प्लांट्स के लिए तरीका, ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। प्लांट्स के तमाम सेल्स टोटी पोटेंट होते हैं। टोटी पोटेंट, दे हैव टोटल पोटेंशियल टू ग्रो। यानी जैसे प्लांट्स की कलमकारी की जाती है, कटिंग्स की जाती है, प्लांट्स के बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के तरीकाकार हैं। ये इसलिए हैं कि प्लांट्स के तमाम सेल्स टोटी पोटेंट है, दे बेयर द टोटल पोटेंशियल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। यानी कहीं से भी कोई पीस लें, कोई टिश्यू लें, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करें, वो एक नया प्लांट पैदा कर देगा। तो इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक से भी प्लांट्स की बड़ी वैरायटी पैदा हुई है, या इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन बहुत आसानी से की गई है। इसके बाद पेस्ट्स। पेस्ट्स क्या होते हैं? आपने याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। पेस्ट्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच इज़ हार्मफुल टू कल्टिवेटेड क्रॉप्स, टू कल्टिवेटेड प्लांट्स। वो प्लांट्स जो हमने कल्टिवेट किए हैं, काश्त किए हैं, उनको नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ पेस्ट कहलाती है। पेस्ट की मिसालों में हम दे सकते हैं फंगस पेस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया पेस्ट हो सकते हैं, वायरस पेस्ट हो सकते हैं, वीड्स पेस्ट हो सकती हैं। ये डिफरेंट किस्म के पेस्ट हो सकते हैं। अब इन पेस्ट्स को मारने के लिए, क्योंकि ये फसलों के लिए नुकसानदेह हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, उन केमिकल सब्सटेंसेस को पेस्टिसाइड्स कहते हैं। पेस्ट का मतलब ऊपर मैं बता चुका हूँ, पेस्ट, और CID साइड का मतलब होता है टू किल, जैसे सुसाइड, सेल्फ किलिंग। साइड का मतलब होता है किलिंग, जैसे जेनोसाइड, किसी नस्ल को किल करना। तो पेस्टिसाइड्स, the chemical substances which are used to kill the pests are called as pesticides। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, ये फंगीसाइड्स हो सकते हैं, ये बैक्टीरीसाइड्स, ये वीरीसाइड्स, ये वीड किलर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ये पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। लेकिन इन पेस्टिसाइड्स के दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उनमें से एक
पेस्टिसाइड्स का बार बार यूज़ पेस्ट्स को रेजिस्टेंट कर देता है, पेस्ट्स मुज़ाहमत पैदा कर लेते हैं, अपनी बॉडी में चेंज पैदा कर लेते हैं, इवाल्व हो जाते हैं कि वो उन पेस्टिसाइड से किल नहीं होते। दूसरा, पेस्टिसाइड फूड क्वालिटी को मुतासर करते हैं। ज़ाहिर है ये फूड का हिस्सा बन जाएंगे और ये फूड खाएंगे इंसानों तक ये पेस्टिसाइड्स मुंतकिल हो जाएंगे। तो अब इसका तरीका भी बायोलॉजी ने बताया है। वो कौन सा तरीका है? वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। कौन सा तरीका? बायोलॉजिकल कंट्रोल। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल? नाम से ज़ाहिर है बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसकी एक ईजी मिसाल जो यहाँ पे दी गई है कि एक एफिड है। एफिड्स क्या होती हैं? इनको प्लांट लाइसिस भी कहते हैं, पौधों की जुएँ, प्लांट लाइसिस, जो कि वालनट ट्री के ऊपर अटैक करती है, अखरोट के पौधे के ऊपर अटैक करती है। इस एफिड को कंट्रोल करने के लिए वेस्प्स तैयार किए गए। वेस्प क्या होते हैं? भीड़ होते हैं। वेस्प तैयार किए गए, वो वेस्प इस एफिड के ऊपर पलते हैं। अब देखें ये कोई केमिकल नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरे पेस्ट को, ये जो इसका पेस्ट है, मैंने कहा ना पेस्ट इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके लिए इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करने की बजाय आप उसका नेचुरल प्रीडेटर यूज़ करें, उसका पैरासाइट यूज़ करें जो उसका शिकार कर ले, उसको ख़त्म कर ले। इस तरीके से ये वालनट ट्री को बचाया जा सकता है। ये कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। एक और भी तरीका इलाज है, इस तरह का एक तरीका है कंट्रोल करने का पेस्ट को, उसको बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायोपेस्टिसाइड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है, बिल्कुल है। बायोपेस्टिसाइड्स और चीज़ है, बायोलॉजिकल कंट्रोल और चीज़ है। जैसे कि मैंने कहा बायोलॉजिकल कंट्रोल में लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ टू कंट्रोल द पेस्ट किया जाता है। बायोपेस्टिसाइड्स या बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नेचुरल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके पेस्ट्स को कंट्रोल करना। क्या है बायोपेस्टिसाइड्स? टू कंट्रोल पेस्ट्स, पेस्ट को कंट्रोल करना। कैसे? बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया वगैरह को इस्तेमाल करना। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब अगर कोई नेचुरल प्रोडक्ट है तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं होगा। ये जो दूसरे नॉर्मल, ये जो जनरल ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड्स हैं वो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, वो आर्टिफिशियली मेड है। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल टू कंट्रोल द पेस्ट इज़ कॉल्ड एज बायोपेस्टिसाइड। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायोपेस्टिसाइड्स में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, प्लांट्स की डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक और तरीका है वारदात इख्तियार किया जाता है, जिसको इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहा जाता है। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का मतलब आमतौर पे हम कंट्रोल लेते हैं, कंट्रोल करना, डिज़ीज़ को कंट्रोल करना इंटीग्रेटेड, इज्तिमाई तौर पर, यानी कलेक्टिव एफर्ट एक पुट की जाती है। व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट? एक डिज़ास्ट्रस डिज़ीज़ आ गई, जैसे आजकल कोविड-19 है, कोरोना वायरस डिज़ीज़ 19, ये एक डिज़ास्ट्रस डिज़ीज़ है, ख़तरनाक डिज़ीज़ है, वर्ल्ड ओवर है, तमाम इंसानों को, तमाम ग्लोब को लपेट में ले लिया है। इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए इज्तिमाई काविश की जा रही है। इज्तिमाई काविश क्या होती है? तमाम लोगों को इसकी काज बताई जा रही है, तमाम लोगों को इसकी प्रिवेंशन बताई जा रही है, परहेज़ कैसे करनी है, इसकी सिम्टम्स बताई जा रही हैं, इसका ट्रीटमेंट बताया जा रहा है। कैसे? बाय यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया, बाय गिविंग डिफरेंट सेमिनार्स एट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। तो यूजिंग ऑल रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स टू कंट्रोल अ डिज़ास्ट्रस डिज़ीज़ इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इसको IDMB कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूजिंग ऑल रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स टू कंट्रोल अ डिज़ास्ट्रस डिजीज़ इन्वॉल्विंग और इंक्लूडिंग द कम्युनिटी इज़ कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो ये भी एक तरीका वारदात जिसको मैंने कहा था। इसके अलावा एक और भी प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, व्हाट इज़ दिस?
हाइड्रोपोनिक का मतलब है वाटर, कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो, टेक्निक एक तरीका है। अब देखिए, हमने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करना है कि इस प्लांट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट इसकी बेस्ट ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं। सॉइल एक कम्प्लेक्स मीडियम है, सॉइल के अंदर हम वो प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। सॉइल एक कम्प्लेक्स मीडियम है, इसका क्या मतलब है, हमने प्लांट को सॉइल में यानी मिट्टी में ग्रो किया, वहाँ पर हमने उसे यूरिया दिया, फास्फोरस दिया, कैल्शियम दिया, प्लांट बहुत अच्छा ग्रो किया। हमें क्या पता सॉइल के अंदर कुछ और भी न्यूट्रिएंट उसे मिल गए होंगे, तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को पानी में ग्रो करते हैं, एरेटेड वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। एरेटेड वाटर मीन ऐसा पानी जिसको एयर भी दी गई हो। एरेटेड वाटर, जाहिर है प्लांट की ग्रो या जर्मिनेशन के लिए पानी भी चाहिए होता है। वी ग्रो द प्लांट्स इन एरेटेड वाटर एंड प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स to know to understand which nutrients are required for the plants for their better or best growth. This technique is called as hydroponic culture technique. Basically ये एक रिसर्च टेक्निक है जिसको हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहते हैं। मुस्तकबिल इस टेक्निक का क्या है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो खिला नोर्द होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो खिला में सफ़र करते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं होती है, जहाँ पर सॉइल भी नहीं होती है, वो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के ज़रिए अपने जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं या जो स्पेस उनके जो स्पेस स्टेशंस हैं वहाँ पर वो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट इस टॉपिक का जो उन्वान है वो है प्रीजर्वेशन ऑफ फूड। फूड की प्रीजर्वेशन में भी बायोलॉजी ने हमें बहुत हेल्प की है। हमें बताया है कि फ़ूड को प्रीजर्व कैसे करना है। प्रीजर्व का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम स्पॉइलेज, ख़राब होने से बचाना, खुराक को ख़राब होने से बचाना। हमें बायोलॉजी ने बताया कि फ़ूड को फ्रीज़ कर लें तो ये बेहतर हो जाती है, फूड को बॉयल कर लें तो ये बेहतर हो जाती है, पिकल्स ये जो अचार डाला जाता है, और बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर एक बहुत फेमस तरीका है पास्चराइजेशन, लुइस पास्चर के नाम पर इसको पास्चराइजेशन कहते हैं। समझ लें व्हाट इज़ पास्चराइजेशन। सिंपली हम इसको डिफ़ाइन तो कर सकते हैं, दिस इज़ अ प्रिजर्वेटिव मेथड टू प्रिजर्व द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने का मेथड पास्चराइजेशन कहलाता है। लुइस पास्चर ने इसे ईजाद किया था या दिया था, उसके नाम पे से पास्चराइजेशन। लेकिन मैं थोड़ी सी डिटेल बता दूं, असल में इस पास्चराइजेशन के मेथड में मिल्क को स्लो हीटिंग की जाती है, स्लो हीट दी जाती है, और हीट दी जाती है 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब टेम्परेचर 71 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो 15 सेकंड्स तक 71 डिग्री सेंटीग्रेड रहने दिया जाता है, और फिर स्लो कूलिंग की जाती है, यानी नॉर्मल कूलिंग, उसको आग से उतार के रख दिया जाता है, वो स्लोली कूल हो जाता है। इस तरीके से इसको कहते हैं पास्चराइजेशन मेथड। इससे जो मिल्क को स्पॉइल करने वाले, जो ख़राब करने वाले बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे और दूध लंबे अरसे तक प्रिजर्व रहेगा। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी। हमने कहा इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन से बायोलॉजी ने ह्यूमन बीइंग की कैसे सर्विस की है। हमने देखा कि इसने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदल के रख दिया, इसने हमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग सिखाया, बायोलॉजी ने हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग दी, हमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना के दिए, हमें क्लोनिंग सिखाई प्लांट्स की कैसे करनी है, टिश्यू कल्चर टेक्निक दी, हमें पेस्टिसाइड्स दिए, पेस्टिसाइड्स का साइड इफ़ेक्ट हमने निकाल लिया तो हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल दिया, फिर हमें बायोपेस्टिसाइड्स का एक मेथड बताया, इसने हमें इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट से डिजीज़ को कंट्रोल करने का तरीका बताया। इसके अलावा इसने हमें हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक सिखाई, और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में इसने हमें तरह तरह के तरीके बताए, जिसमें सबसे मेन पास्चराइजेशन का हमने तज़किरा किया। नेक्स्ट दो लेक्चर्स में कवर किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।